हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसको मैनेज कर रहा हूँ मैं दीपक साहू। और आज हम क्लास में करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग। क्लास 8 का चैप्टर 4 है ये, जिसमें हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा होगा, अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। तो जिसको ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता है वो डायरेक्टली स्विच कर सकता है स्किप करके एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठें। और मेरा तो मानना है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, तो बने रहे कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम डाटा के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम डाटा को समझाते हैं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? तो देखिए, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर्स और ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन होता है। ये हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे नंबर के फॉर्म में हो, वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, मेज़रमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने एक कॉलोनी में 10 गाय रखने वाले लोग हैं, उनके अलग अलग क्वांटिटी में वो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं उनके क्वांटिटी को मेज़र कर सकता हूँ कि इसके घर से इतना आ रहा है, इसके घर से इतना आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल भी निकाल सकता हूँ कॉलोनी का कि सबका मिला के इतना आ रहा है, तो कौन कितना परसेंटेज प्रोड्यूस कर रहा है इस कॉलोनी में। इस हिसाब से भी हम बहुत सारे डाटा मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, एक तुम्हारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट, कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं एक टेस्ट में कोई भी बच्चा। ठीक है, फेवरेट कलर पता कर सकते हैं हम कि कितने लोगों के कौन से कलर के फेवरेट हैं। हाइट ऑफ क्रिकेट प्लेयर, हाइट नाप सकते हैं हम कि अलग अलग क्रिकेट प्लेयर्स के। ऐसे बहुत सारे डाटा हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किसी एक बेसिस पे या अलग अलग बेसिस पे, वही हमारा डाटा कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड टू हैंडल डाटा। अब किसी भी डाटा को हमें हैंडल करने की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, ताकि हम उसका कोई सेंस लगा सकें कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी हुई है, जैसे कमरे में बहुत सारा अलग अलग कॉपी, किताब, पेन, कपड़ा, ये सब पड़ा हुआ होता है, तो उसे हमें समझने में दिक्कत होती है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना रखा है, एकदम नॉनसेंस टाइप का इंसान है, ऐसा कुछ है ना। तो वही हमारा क्या होता है, ताकि हमें एक सेंस मिले कि वो डाटा हमें दिखाना क्या चाहता है, इसलिए भी हमें उसे हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि अभी तक में क्या हुआ था, अब तक क्या होगा या आगे क्या चलने वाला है। पैटर्न और ट्रेंड्स, वही जो कि अभी तक क्या हुआ था, ताकि हम किसी भी डाटा से ये पता कर सकें कि कैसा पैटर्न पहले का रहा है और कैसा ट्रेंड रहा है। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट ही आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चलता है, तो उसमें क्या होता है, हमें पुराने डाटा देख के पता चलता है कि मार्केट पहले बहुत ऊपर था, फिर सडनली नीचे आया और अभी फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे सोने की कीमत ही है जो 10 सालों में कितने % बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो डाटा ही हैं। ठीक है, टू हेल्प मेक डिसीज़न। अब इससे क्या होता है, अगर आपको पैटर्न डाटा का पता हो या कोई भी डाटा कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उससे हमें हेल्प मिलता है कि हम क्या डिसीज़न ले सकते हैं, कि जैसे अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, मैं ज़्यादा उधर की ओर नहीं जाऊंगा। जैसे अब एक ट्रेंड चला कि हाँ ये प्लाजो जैसा पैंट है, इसका ट्रेंड बहुत साल पहले चला था, अचानक से उसको लाए मार्केट में, तो उन्हें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है उनके कमाई में। तो क्या करेगी, बाकी कंपनीज़ भी उस डाटा को एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन को लोगों तक क्लियरली प्रेजेंट करने के लिए भी हमें डाटा को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, किसी को भी कुछ भी थोड़ी दे दोगे, या किसी इंसान के पास इतना फालतू टाइम नहीं होगा जो बड़े पोस्ट पे होगा या जो अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहा होगा, कि वो आपकी चीज़ों को अरेंज करके खुद पढ़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ही क्लियरली डाटा को अरेंज करके देना पड़ेगा ताकि उसके लिए ईजिली हो। ठीक है, एनालॉजी लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड मैसी रूम टू फाइंड थिंग्स ईजिली। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक रूम को अगर बहुत ज़्यादा मैसी है तो उससे हमें चीज़ों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है, किस तरह से है, कैसे रहता है, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही एक एनालॉजी साथ में लिया है मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमें डाटा क्यों अच्छे से सेपरेट करके रखना पड़ता है। जैसे तुम अगर रूम को साफ़ नहीं रखोगे, डाटा चीज़ों को अपने तरीके से नहीं रखोगे, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही डाटा को अगर सही ढंग से नहीं सॉल्व करके रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे, तो उसको समझना और समझाना बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाता है। अगला, व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। ठीक है, डाटा हैंडलिंग बेसिकली है क्या? जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखो या वैसे भी, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके हिसाब से ईयर बाय ईयर ऑर्गेनाइज़ किया या फिर ट्रेंड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उसके इंटरप्रेट करके जब लोगों को दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है किसी के सामने, तो वही हमारा होता है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसको बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कलेक्ट, जिसमें हम अलग अलग सॉरी अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसको ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, टेबल्स में, लिस्ट में, चार्ट में, ग्राफ में, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसके ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ताकि वो अंडरस्टूबल हो लोगों को, और उसके बाद उसे इंटरप्रेट करके लोगों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है। उसके बेसिस पे बाकी डिसीज़न लिए जाते हैं। ठीक है, अगला आप बात करें, वेयर डू वी सी डाटा हैंडलिंग। कहाँ कहाँ हमें डाटा हैंडलिंग देखने को मिलता है? हमें स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाहे कोई रन कर रहा है, स्कोर हो गया, विकेट टेकन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सभी जगहों पे आपको डाटा हैंडलिंग देखने को मिलेगा। वेदर, रेनफॉल और टेम्परेचर, किसी भी जगह का वेदर के लिए भी डाटा कलेक्ट होता है। रेनफॉल का डाटा कलेक्ट होता है कि इंडिया में पिछले साल इतनी बारिश हुई, इस साल इतनी बारिश हुई, इस महीने में इतनी होगी, ऐसा। ठीक है, टेम्परेचर की वैसे तो आजकल हर साल ही रिकॉर्ड ही टूट रहा है टेम्परेचर का तो टेम्परेचर का भी डाटा कलेक्ट होता है। इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हो डाटा को? आप देख सकते हो मार्केट में। ठीक है, जैसे हो गया आपका, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हो गए, वहाँ डाटा बनाया जाता है कि कितने प्रोडक्ट उनके कितने निकल रहे हैं, कौन से महीने में निकल रहे हैं, कितना प्राइस हो रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, क्या चीज़ कम पड़ रहा है, क्या ज़्यादा पड़ रहा है, इन सब की भी वो लिस्ट बनाते हैं। उसके अलावा स्कूल का अटेंडेंस रिकॉर्ड, वो भी डाटा हैंडलिंग ही है। ठीक है, न्यूज़, इलेक्शन रिज़ल्ट, सर्वे, ये सारे के सारे डाटा ही हो गए। ठीक है, कहीं किसी एरिया का सर्वे लेना भी डाटा हैंडलिंग में ही आएगा। ठीक, और उसके अलावा और कहाँ देखने को मिलता है? आप कुछ जगह सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे पता तो चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कहाँ कहाँ आपने डाटा हैंडलिंग देखा है कि यहाँ डाटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड होता है, तो वो आप क्या कीजिए, कमेंट डाउन करके मुझे बताएं। नेक्स्ट आता है, व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझेंगे, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और पिक्टोग्राफ। देखिए, पिक्टोग्राफ आपका पहला टॉपिक था लेकिन छूट गया था, तो फिर मैंने इसे लास्ट में डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या होता है? अब बार ग्राफ इज़ दैट चार्ट यूजेज रेक्टेंगुलर बार्स टू शो कंपेरिजन अमंग डिफरेंट कैटेगरीज। बार ग्राफ कहाँ यूज़ होता है? ये एक इस तरह का चार्ट है जिसमें हम अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है, फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रूट के नेम दे रखा है और यहाँ स्टूडेंट दे रखा है। एप्पल, एप्पल जैसे 10 लोगों की पसंद है, बनाना हो गया 7 लोगों का पसंद है। अब यहाँ जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, या गेम हो गया कोई, कि कितने लोगों को कौन सा गेम पसंद है, तो ऐसे आपको क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप में ही अलग अलग डाटा को हम लेते हैं। ठीक है तो वही हो गया। और मैंगो 15, ऑरेंज 8, तो यहाँ एक मैंने बार ग्राफ बनाया है। ठीक है, बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा, जिसमें एप्पल कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को, ये बार ग्राफ 10 तक गया हुआ है। बनाना 7 लोगों को, देखो 8 और 6 के बीच में होता है 7, तो 7 तक गया है। मैंगो 15 को, तो 14 से आधा ज़्यादा 15। और ऑरेंज कितनों को पसंद है, आप देख के समझ गए होंगे, 8 लोगों को। ठीक है, तो बार ग्राफ बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही आसानी से बनता है। एक साइड हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बनाए, जिससे ये पता चलता है कि कितने लोगों को पसंद है, और नीचे साइड हमने फ्रूट का कॉलम बनाया कि फ्रूट कौन कौन से हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? एक डबल बार ग्राफ हम यूज़ करते हैं 2 सेट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, एक ही तरह के डाटा को 2 लोगों के बीच में अगर कंपेयर करते हो तो आप डबल बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया है, 2 व्यक्तियों के अलग अलग टेस्ट के नंबर्स को कलेक्ट करके उसका बार ग्राफ बनाया है। यहाँ आपने सब्जेक्ट वाइज बनाया, आप चाहे तो यूनिट वाइज भी बना सकते थे कि फर्स्ट यूनिट में 80 आया, सेकंड यूनिट में 70 आया, और ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे हम जब किसी 2 लोगों में या 2 कंपनियों में, किसी भी दो पार्टीज़ के बीच का जब आप सजेशन करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो उसे आप डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक,
जैसे कि अगर मैं और क्या कर सकता हूँ, 2 लोगों की पसंद को दिखा सकता था मैं, ठीक है। और क्या कर सकता था, 2 लोगों की लाइफ को दिखा सकता था मैं कि ये इतने घंटे खेलता है, ये इतने घंटे खेलता है। मोहन 5 घंटे टीवी देख रहा है और सोहन 10 घंटे देख रहा है। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, डबल बार ग्राफ बना सकता हूँ। बस इसमें ध्यान रखना होगा कि हमें 2 सेट पढ़ते हैं डाटा के, ठीक। अगला आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसको हम क्या करते हैं, स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक। पाई चार्ट आप कब बनाओगे, जब आपको टोटल डाटा दिया होगा और उस टोटल डाटा में से लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप पाई चार्ट बनाओगे। जैसे आप एक दिन का एक्टिविटी, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में एक बंदा कितने घंटे क्या क्या कर रहा है, इसका आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ टाइम स्पेंट इन अ डे, एक दिन में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, ये हमने बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक बंदा सोता है 8 घंटे, ठीक है, स्कूल जाता है 6 घंटे, होमवर्क करता है 3 घंटे, गेम खेलता है 4 घंटे और बाकी काम करता है 3 घंटे, ठीक। तो ये टोटल घंटा कितना है, 24। 24 में से 8 घंटे वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 का 8, 8 3 की 24, इसको 3 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यानी 33.3। तो ये आ गया आपका, देखो स्लीप वाला परसेंटेज। तो जितना ये 33.3 आया है, ये तो परसेंटेज आया। इसका एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, 360 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एंगल आ जाएगा, और वो एंगल है ये, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ऐसे करके आप पाई चार्ट से बता सकते हो किसी भी साल में कितने दिन का कौन सा त्यौहार है, ऐसा बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट में कौन सी सब्ज़ी कितनी बिक रही है, ये बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप बना सकते हो। अगला आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है, इसमें डाटा जो होता है वो ग्रुप होता है रेंज में, इंटरवल्स में, ठीक है। और जब वो कनेक्टेड है तो उसे हम क्या करते हैं, बार ग्राफ को इसमें सेपरेट ना करके हम क्या कर देते हैं, एक के बगल में एक अलाइन कर देते हैं और इसमें हमेशा रेंज बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है मार्क स्कोर्ड बाय 20 स्टूडेंट, 40 बच्चों का, एक क्लास के 40 बच्चों के मार्क्स को स्कोर, 0 से 10 तक कितने बच्चे लाए हैं, 2 बच्चे, 11 से 20 तक 5 बच्चे। तो ऐसे करके हमने डाटा कलेक्ट करके इसको बनाया है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टेबल होने वाला है। अगला है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम पिक्चर या सिंबल का यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टूडेंट के सामने, किसी भी कंपनी के सामने या कहीं पर भी, ठीक। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने बुक पढ़े जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ये मैंने डाटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट का नाम लिया जो बंदा पढ़ रहा है, और यहाँ मैंने एक बुक को दिखाया है कि 2 बुक के बराबर है। यानी कि अगर जब मैंने ये बुक बना दिया एक, तो इसका मतलब है कि 2 लोग, 2 बुक उसने पढ़े। रिया ने कितने पढ़े, 1 2 3 4, यानी कि 4 दूनी 8, कितने बुक पढ़े उसने, 8 बुक पढ़े हैं। तो ऐसे करके ये डाटा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इस पे आपको क्या होगा, इस डाटा को पढ़ के आपको समझ में भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए, और इससे अगर कोई पुटअप क्वेश्चन होता है तो वो भी आपको बताना आना चाहिए, ताकि आप कहीं मान लीजिए बड़े से कंपनी में चले जाते हैं और वहाँ आपको एक अच्छी पोस्ट मिलती है जहाँ आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना हो दूसरी कंपनियों को, तो आपको आएगा तभी तो करोगे। चलिए फिर इतना ही है इन टाइप्स और डाटास के बारे में। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 डाटा हैंडलिंग बाय शिक्षा बोर्ड। मैं दीपक साहू, शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सर्वे होता है जहाँ पर अलग अलग तरीके के म्यूज़िक को लेकर लोग क्या करते हैं, अपनी इंटरेस्ट बताते हैं, लाइक बताते हैं कि मुझे इस टाइप का म्यूज़िक पसंद है, मुझे इस टाइप का। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे, और ये साथ में जो पाई चार्ट है ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज लोगों को कौन सा गाना पसंद है। तो इसी पाई चार्ट को अब देखो पढ़ के हमें क्या करना है, जवाब देना है। सबसे पहला, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 20, ठीक है। हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। अब देखो मैंने बताया कि ये जो पाई चार्ट होता है ये पूरा होता है वोल, यानी कि टोटल। तो अगर 20% जो थे, 20 लोग जो थे वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कैसे करेंगे, देखिए इसका पहला पार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक,
ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करो, अगर इसने ऑटो करेक्ट नहीं किया तो कर दिया। ठीक है, कितने लोगों को? 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। अब देखो, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, कितने परसेंटेज लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद था? 10%। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना होता है? 100%। और उस टोटल में से 10% जो है वो कितना है? 20%। तो मैं इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ एक्स जो है वो है 20। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, मैंने क्या कर दिया? लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, और कितने लोगों को क्लासिकल पसंद है? 20। कितना परसेंटेज है वो? 10। तो 10% ऑफ एक्स, यानी टोटल पर्सन का 10% है 20, है ना। टोटल हमारा जितने भी बंदे हैं उनका 10% है 20। तो क्या आता है? देखो, 10% का मतलब होता है पर 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 20। इसको अब सॉल्व कर लो। ये देखो, 0 से 0 गया। ठीक है, ये जो है ये हो गया, इधर कर देता हूँ, x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 10 यानी 200। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ पीपल आ गए 200। ठीक, चलिए ये आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी तंगी है, तो मैं क्या करता हूँ, साथ में इरेज करता हुआ चलता हूँ। अरे एक सेकेंड, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहाँ है? विच मार्कर आई एम करंटली यूजिंग, ये नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन से टाइप का म्यूज़िक जो था वो मैक्सिमम लोग को पसंद आ रहा है। देखो, कभी भी ध्यान रखना, एक पाई चार्ट में, पाई चार्ट क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, इसमें जितना बड़ा पोर्शन होगा उतना ज़्यादा होगा वो, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? लाइट म्यूज़िक, जो कि 40%, इसका पोर्शन सबसे बड़ा दिख रहा है आपको डायग्राम में। अब परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप वही आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो किस टाइप के म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद है? तो लिख दोगे आप, लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो जो लाइट म्यूज़िक है वो मैक्सिमम पीपल के द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो आई 40% लिख सकते हो, है ना, मैक्सिमम यही है। तो लाइट म्यूज़िक मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। ठीक, इफ़ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CD। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक कैसेट कंपनी क्या चाहती है कि वो 1000 CD बनाए, तो वो कितने CD किस टाइप के बनाएगी? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कहेंगे कि यार कितने भी बना दे, उसकी मर्जी है कंपनी की। लेकिन नहीं, वो तो मार्केटिंग करने निकला है ना। अब जो कैसेट कोई ख़रीदेगा ही नहीं, वो बना लेगा भर के, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? नहीं। तो कौन से टाइप का कितना बनाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी उसका टोटल नंबर ऑफ़ कैसेट कितना है? टोटल नंबर ऑफ़ कैसेट वो है उसका 1000, है ना। तो 1000 कैसेट बना रहा है, तो वो क्या करेगा? पहले तो देखेगा कि लोगों की डिमांड क्या है। जैसे लोगों की डिमांड होगी उस हिसाब से वो क्या बनाएगा? कैसेट को बनाएगा। ठीक, ज़्यादा लोग ज़्यादा कैसेट, कम लोग कम कैसेट, तो उस पर डिपेंड करता है कि कैसे बनाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ जैसे कि नंबर ऑफ कैसेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, है ना। अब जैसे क्लासिकल म्यूज़िक के लिए वो कितना बनाएगा? 1000 टोटल है, टोटल का 10% ही तो बनाएगा, क्योंकि 10% लोगों का इंटरेस्ट क्लासिकल की ओर है, तो वो 10% ऑफ 1000 बनाने वाला है। ठीक, इसको आगे करूँ तो मैं क्या लिखूँगा? 10% ऑफ 1000।
ठीक है, तो एक सेकेंड ना, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, 10 इंटू 10 100 कैसेट। तो कितने कैसेट बनाने वाला है वो क्लासिकल म्यूज़िक के? 100 कैसेट बनाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ कैसेट। एक सेकेंड, फॉर क्लासिकल का तो हमने बना दिया, दूसरे का बनाते हैं। एक ये इरेज कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ़ कैसेट फॉर क्लासिकल हो गया, सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। अब वो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कितना कैसेट बनाएगा? 20% ऑफ 1000, है ना, 20% बनाएगा 1000 का, तो यानी 20% ऑफ 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 20 इंटू 10 200। तो वो सेमी क्लासिकल के लिए कितना कैसेट बनाने वाला है? 200 बनाने वाला है। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे फोल्क के, नंबर ऑफ कैसेट फॉर फोल्क म्यूज़िक। तो फोल्क म्यूज़िक के लिए वो कितने कैसेट बनाने वाला है? 30%, तो 30% ऑफ 1000 कैसेट, है ना। 1000 का 30% वो क्या वो करेगा? फोल्क म्यूज़िक के लिए बना देगा। तो 30% ऑफ 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 300 कैसेट बनाने वाला है किसके? फोल्क के। सेम आप लाइट म्यूज़िक का निकाल के बताएंगे, लाइट म्यूज़िक आप निकाल के कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पॉज करके आप पहले सॉल्व करें, कमेंट करें, फिर आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वे आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। क्या होता है? 360 लोगों का एक ग्रुप होता है जिनसे उनके फेवरेट सीज़न पूछे जाते हैं। उनको 3 ऑप्शन दिया जाता है, समर, रेनी और विंटर। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन कि विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। कौन से सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं? जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, जिसमें नंबर ऑफ वोट सबसे ज़्यादा होंगे, वही सबसे ज़्यादा मिला होगा। तो किसको मिला है? विंटर को। तो लिख सकते हो आप, विंटर गॉट मैक्सिमम वोट्स, और उसके आगे बता सकते हो कि कितना मिला है? 150 वोट्स। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखिए, सेंट्रल एंगल निकालना है इन सारे सेक्टर का। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं 3 सेक्शन में इसे डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले इनको और ज़्यादा डिवाइड कर दें क्या? ये और ये। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ डालता हूँ सीज़न, और यहाँ डालता हूँ नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो सीज़न क्या है? समर, विंटर और रेनी, है ना। ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। समर के कितने हैं? 90 वोट्स, विंटर के हैं 150 और रेनी के हैं 120 वोट्स। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे इसमें क्या? फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ऐसे करके आपका क्या निकलता है? फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ वोट कितने हैं? 90 अपॉन में टोटल नंबर कितना था? 360। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। सेम बाकियों को भी कर लेता हूँ, 150 अपॉन में 360 और 120 अपॉन में 360। ठीक, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो। देखो, 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 1/4। यहाँ पर भी 0 से 0 गया, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5/12। और यहाँ पर 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 1/3। अब ये जो फ्रैक्शन आया है इसको क्या करो, ये एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, अब फ्रैक्शन के बाद निकाल लो सेंट्रल एंगल का एक कॉलम। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी आपका फ्रैक्शन आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से। तो 1/4 इंटू
360। ठीक, सेम वैसे 5/12 इंटू 360 और 1/3 इंटू 360। ठीक है, ये लाइन खींच दे रहा मैं। यहाँ थोड़ा खिचड़ी पक गया ना, कोई बात नहीं, काम चला लो। तो यहाँ 4 9 जा 36 होता है, तो ये 90 डिग्री आ गया। 12 24 12 36, तो 30 और 3 5 15 यानी 150 डिग्री। और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 120 डिग्री। तो ये आ गया आपके सेंट्रल एंगल। इसके बाद आप इससे क्या बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो। चलो पाई चार्ट बना देते हैं। ठीक है, पाई चार्ट कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ बना दे रहा हूँ, बाकी मैं इरेज कर दूँगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, एक सर्कल बनाऊँगा, बन गया, जो कि सर्कल तो कहीं से भी नहीं है। ये बन गया सर्कल। सबसे पहले हम समर की बात करें, 90 डिग्री है, तो समर 90 डिग्री। देखो अगर मैं इसका रेडियस लूँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ये ऐसा कुछ आएगा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, आप यहाँ एंगल लिख लो। उसके बाद मैं बात करूँ विंटर की, तो 150, तो 90 यहाँ हो रहा है, यहाँ 180 होता है, यहाँ कहीं 150 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150। तो ये अपने आप कम हो जाएगा 120। लास्ट वाले आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बन जाता है। ठीक, आप इसमें क्या करो, जो जो सीज़न आपको मेंशन है दिए हुए हैं वो लिख दो। समर 90 का था, तो यहाँ लिख दो समर। आप चाहो तो अलग अलग कलर भी कर सकते हो, यहाँ विंटर और यहाँ रेन। ये आपका पाई चार्ट बन गया। ठीक है, इसमें कोई इतना स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, बेटर है कि आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें फिर से एक पाई चार्ट बनाना है इस इन्फॉर्मेशन को लेके। ठीक है, शो द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि क्या है, एक कलर दे रखा है और नंबर ऑफ पीपल जो इस कलर को प्रिफर करते हैं वो दे रखा है। देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक अलग से इमेज लगा रखा है, ये छोटा सा, जिसमें बता रखा है कि सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालो, फिर उसके बाद जो भी प्रोपोर्शन आएगा उससे क्या करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालो। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा दिया कि बहुत से बच्चे ऐसी चीज़ों को देखते ही नहीं है बुक में, तो बेटर है कि आप देखें, सीखने को मिलेगा। कोई भी बच्चा एक्सरसाइज में बुक के क्वेश्चंस तो देखता ही नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, बुक को भी पढ़ा करो। मैथ की बुक कौन कहता है पढ़ने वाली नहीं होती। एक सेकंड, ये रेक्टेंगल बन क्यों नहीं रहा यार मेरा, ब्रेक हो गया। चलो दोबारा बनाता हूँ, इस बार मैं बड़ा बनाने वाला हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके डिवीज़न कर देते हैं। ये मेरा ढंग से काम कर नहीं रहा है। हाँ ठीक, इसमें कितने हैं, 4 रंग है ना, चलो 4 कॉलम बना देते हैं। बनाना तो 5 पड़ेगा, बन गया। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, और इस मार्कर को थोड़ा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कलर। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, फिर हम निकालेंगे फ्रैक्शन, और फिर निकालेंगे हम क्या चीज़, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें रहने वाली है हमारी। सबसे पहले करते हैं कलर, कौन कौन सा है, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, रेड, और चौथा है आपका येलो। ठीक है, ब्लू कितने लोगों को पसंद है, 18, ग्रीन 9, रेड 6 और येलो 3। फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। देखो फ्रैक्शन का मैंने अभी बताया था, जिसका निकालना है उसको ऊपर अपॉन में टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल अपॉन में टोटल नंबर। तो इसका कर देता हूँ, कितना आएगा फ्रैक्शन, 18 अपॉन में 36, टोटल कितना है 36। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल 36 है। ठीक है, आपको ये बताना है, आपको लिख के बताना पड़ेगा टोटल। आप यहाँ एक लास्ट कॉलम, यहाँ पर एक पतली सी कॉलम बना सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो टोटल, और यहाँ लिख दो 36। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो ये आ गया 1/2। दूसरा है 9 अपॉन में 36 यानी 1/4, और यहाँ 6 अपॉन में 36 यानी 1/6, और 3 अपॉन में 36 यानी कि 1/2।
12। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका आया है फ्रैक्शन उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, तो कितना आया, ये आ गया 180। ठीक है, इसको किया तो ये आया 4 एकम 4, 4 9 36, 90 डिग्री। इसको किया 1/6 इंटू 360 तो आया 60 डिग्री। और इसको 1/12 को किया तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। अब क्या करते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर बना देता हूँ एक छोटा सा। अरे यार चलो, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं 180। 180 तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बना दो, इससे आपका कैलकुलेशन वैसे ही आज़ाद हो जाएगा। 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये किसका है, ब्लू का, तो यहाँ लिख दो ब्लू। अब 90 डिग्री, हमें पता है 90 कितना होता है, इतना, 180 का आधा। 90 डिग्री क्या है, ग्रीन, तो यहाँ लिख दो ग्रीन। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हो, परसेंटेज के लिए बोला नहीं तो मैं बदल नहीं रहा हूँ। ठीक है, खाली मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं वाला हाल। रेड है 60, देखो 90 से इतना कम ये होगा 60, बड़ा वाला पोर्शन। ठीक है, 60 है रेड और बचा हुआ है येलो। वैसे सच में येलो वाले कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल इमेज तैयार। ऐसे बनेगा आपका पाई चार्ट। सर्कल थोड़ा ढंग का बनाना, मैं ये रेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है उस पेज पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स यू द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ये एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें बच्चों के द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स दिखा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का। अगर टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किया गया है वो 540 है, तो हमें आंसर करना है इन क्वेश्चनों का। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स लाया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहला वाला पार्ट, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 540। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्ड कितना स्कोर किया उसने, 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में ये बताना है हमें। टोटल मार्क्स जो उसने स्कोर किया सारे सब्जेक्ट्स में वो 540 है, तो इसका मैं सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। फ्रैक्शन क्या आएगा, 105 अपॉन में 540। ठीक है, अब इसको काट के सॉल्व करो तो भी वही आना है फ्रैक्शन, और इसको डायरेक्ट अगर मैं ऐसे ही रखूँ तब भी ये फ्रैक्शन ही है, बस सिंपलेस्ट नहीं है, तो इसको कहेंगे नहीं वैसे फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट कर देता हूँ इंटू 360 टोटल एंगल से। अगर टोटल एंगल से इसको मैं क्या कर दूँ, जो फ्रैक्शन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा वो एंगल बन के आ जाएगा जितना है। देखो 0 से 0 किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसको देता हूँ मैं 3 से, 3 एकम 3, 3 अठी 24, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 18 दूनी 36, 35 दूनी 70। तो ये क्या आ गया, मैंने यहाँ से क्या निकाला, बस सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब जो सेंट्रल एंगल निकाला वो आया 70 डिग्री। 70 डिग्री किसके है, हिंदी। तो हम कह सकते हैं कि इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ बता सकता हूँ 70 डिग्री। ठीक है, देखा ये इतना मुश्किल नहीं था। ये मैं रेस कर रहा हूँ, जिसने राइट डाउन नहीं किया वो बैक करके पॉज करके कर ले। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वी आर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में बच्चे ने कितना ज़्यादा स्कोर किया है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हिंदी के नंबर और मैथ के नंबर निकाल के माइनस कर दो, या क्या करो, इनके एंगल को पहले ही माइनस कर लो और उसको फिर क्या करो 360 से डिवाइड कर दो तो नंबर आ जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसने, 105 मार्क्स। ठीक, अगेन अब क्या करूँ, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसने,
नहीं मालूम है हमें, ठीक है। तो वो निकाल लेता हूँ मैं। कैसे? 90 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 90 क्यों लिख रहा हूँ, हाँ 90 अपॉन में 360 इंटू 540, ठीक है, यही फॉर्मूला बनेगा। 0 से 0 हो गया, 9 1 जा 9, 4 जा 36, 4 1 जा 4, 1 और 4, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 25। तो कितना आ गया? 130 मार्क्स। तो मार्क्स मैथ में कितना है उसके? 135, ठीक है। तो अब क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? मैथ में कितने ज़्यादा किए हैं वो आ जाएगा। नंबर ऑफ मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम। 135 माइनस 105 कितना आया? 20 मार्क्स। तो लिख सकते हो आप कि ही स्कोर 20 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, ठीक है। आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिसने राइट डाउन नहीं किया वो राइट डाउन कर ले। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब तुम्हें बताना है कि जो हमारा जो सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स हैं वो ज़्यादा है या नहीं साइंस और हिंदी से। तो सबसे पहले निकाल लो। अब देखो इसने हिंट दे ही रखा है, वैसे सेंट्रल एंगल को क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। मैं भी वही कराने वाला था। सबसे पहले सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना है सोशल साइंस का? 65 डिग्री। और सेम सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स वो कितना है? 90, ठीक। सेम ऐसे ही कर लो। टोटल एंगल कितना बन गया? 90 और 65 कितना हो गया? 155, ठीक है। अगेन निकाल लो क्या? सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी। तो लिख लेता हूँ, सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस ये कितना आया? साइंस का कितना है? 80। और सेम सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी वो कितना आया? 70। तो ये कितना हो गया? 150। टोटल कितना आया? 150, ठीक है। तो आप यहाँ कह दो कि हेयर द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ एंड सोशल साइंस इज़ मोर, देयरफॉर द मार्क्स विल ऑल्सो बी मोर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, हेयर द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ is more, therefore marks will also greater than साइंस एंड हिंदी, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन दे देना और कुछ ज़्यादा नहीं है, अपने शब्दों में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बता दिया। अब देखो जिसका एंगल बड़ा है उसके नंबर भी ज़्यादा होंगे। अगर मैं 2 एंगल को जोड़ता हूँ किसी और बाकी 2 एंगल को जोड़ता हूँ किसी और इसको जोड़ के ज़्यादा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू इससे, तो सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और कितना नंबर कम ज़्यादा है ये भी हम बता सकते हैं उनको सॉल्व करके। नंबर निकाल लो उनको और माइनस कर दो, ठीक है। एंगल से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? इसका पाई चार्ट बनाना है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और कौन से बच्चे हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं वो दे रखा है। तो इसको देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसके लिए एक चार्ट बनाओ जैसे हमने पिछले वाले में बनाया। पकड़ क्यों नहीं रहा है ये रेक्टेंगल? एक सेकंड ना, इसको इरेज कर दूँ मैं। कभी कभार काम नहीं करता है जो इसका काम है। केस कर दूँ क्या आईपैड वालों पे? ठीक है।
इतना टाइम लगाएगा, कैसे चलेगा। ठीक, यहाँ मैं लेता हूँ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ मैं बनाऊँगा उसके बाद क्या, फ्रैक्शन, और यहाँ मैं बनाऊँगा सेंट्रल एंगल। ठीक है, क्या राइटिंग बनाई है, वाओ। कुछ तो बन जा भाई। हाँ ठीक है, कितने हैं लैंग्वेज, कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं यार। कॉलम बड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। बना दे यारो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ हिंदी। ये आप स्किप भी कर सकते हो जब तक मैं ये सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, बांग्ला भाषी, और यहाँ टोटल दिया है। अच्छा, मतलब ठीक ही है, इतने से काम हो जाना चाहिए। ठीक है, टोटल कितना है, 72। ये कितना है, 4, तमिल 7, मराठी 9, इंग्लिश 12, ओहो, और हिंदी 40। हिंदी के बाद इंग्लिश ही बोलते होंगे ना इंडिया में सबसे ज़्यादा, या भोजपुरी। अगला है फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है, जैसे हिंदी अपॉन में टोटल, इंग्लिश अपॉन में टोटल, मराठी अपॉन में टोटल, तमिल अपॉन में टोटल, बंगाली अपॉन में टोटल, ऐसे करोगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हिंदी 40 अपॉन में टोटल 72, सेम यहाँ 12 अपॉन में 72, सेम 9 अपॉन में 72, 7 अपॉन में 72, 4 अपॉन में 72। ये 2 के टेबल से कट रहा है, काटते हैं। 20, 2 तिया 6, 2 छक 12, अभी भी कट रहा है। 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16, अभी भी कट रहा है। 5 अपॉन में 9, यह आ गया 5/9। ठीक, इसको भी 12 पचे 60, 12 छक 72, यानी 1 अपॉन में 6, 9 8 जा 72, तो 1 अपॉन में 8। 7 से तो नहीं कटता है, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। और ये कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 और 2 4 8 जा 32, तो 18 आएगा, सॉरी। ठीक, और ये कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 5/9 इंटू 360। ठीक है, 1/6 इंटू 360, ये 1/8 इंटू 360, और ये कैसे आ गया, 7 अपॉन में 72। चलो जो है वही लगाओ, 7 अपॉन में 72 इंटू 360। अगेन ये कितना है, 1/18 इंटू 360। यहाँ देखो, 9 चौक 36, 40, 5 4 जा 20, 200, 6 6 जा 36, यानी 60, 8 4 जा 8 चौक 32, 4 8 25 40, 45। देखो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 24, 12 तिया 36, 6 पचे 30, 5 सते 35, तो ये 35 डिग्री आ गया। और 18 दूनी 36, यानी 30 डिग्री आ गया। तो ये सारे सेंट्रल एंगल इसके आ चुके हैं। ठीक, इसका आप क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कहाँ बनाऊँ मैं, इसका रंग चेंज करके यहीं बना रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ा सा गोला लिया मैंने पहले। ठीक, उस पर मैंने सबसे पहले बनाया 45 का बनाऊँ, नहीं 200 का बना लेता हूँ। 200, देखो यहाँ से सेंटर से रेडियस तक का लिया, और 180 होता है ये वाला लाइन, तो 180 से 20 ज़्यादा, आई थिंक इतना कुछ होगा, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200, यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग। आप प्रोटेक्टर का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद इंग्लिश के 60 है। 60 कितना होता है, 60 समथिंग इतने का आता है, तो यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ। उसके बाद आता है मराठी, जिसका 45 है। 45 का ठीक है, 90 का आधा,
ये हो गया 45, ये हो गया आपका, कौन बोलता है 45? मराठी। उसके बाद तमिल के 35, 30 से थोड़ा ज़्यादा, तमिल, ठीक है। उसके बाद बंगाली 30, तो ये 30 हो गया बंगाली। तो ऐसे करके आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। इसको आप चाहे तो अलग अलग कलर कर दे, बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तो कलर चल ही नहीं रहा, ओह दूसरा मार्क कर लेता हूँ, क्रेयॉन से करें क्या? जैसे इसको मैं कलर कर सकता हूँ, 200% हिंदी वाले हैं, इनको मैंने कलर कर दिया। ऐसे सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कलर से, ठीक। बस लिख देना उसके अंदर, और ऐसे ही आप बाकी भी सजा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे क्या करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।